जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने इस लाइव में स्वागत करता हूं। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों का अभिनंदन करते हुए इस लाइव पे स्वागत करता हूं। लोकतंत्र टीवी, जैसा कि हमेशा हम आपसे इसी माध्यम से जुड़ते हैं मेरे दोस्तों, फिर आज जब जुड़ चुके हैं और आगे भी हमेशा जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, अब बात मुद्दे की करने से पहले कुछ गपशप हो जाए। आप सभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मैंने आज अपने टाइमलाइन पे डाला था कि आज आपसे लाइव हम मिलेंगे। हमने पहले से भी कह रखा है कि मंडे टू फ्राइडे प्रतिदिन आपसे हम जुड़ेंगे और आपका अभिवादन करेंगे, आपके सामने अपने विचार रखेंगे। पहले आप भी रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। चुनाव चल रहा है, पार्टियां लगी हुई हैं अपने अपने कामों में, और मैंने आज टाइमलाइन पे डाला था दोस्तों, एक मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि बहुत से लोगों ने टैगलाइन पे ही कमेंट डाला है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाले हैं। उसको भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आगे से हम आपसे अनुरोध करेंगे कि डेली हम टैगलाइन डालते हैं, एक पोस्टर डालते हैं कि आज हम लाइव आने वाले हैं और इस समय आएंगे, और बाकी चीजें विषय क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जब टाइमलाइन पे डाला, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं बड़ी तेजी से और कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन पहले उस टैग लाइन, मतलब जो डालते हैं पोस्टर पे जो कमेंट्स आए हैं उसको थोड़ा सा उसका भी आप आनंद ले लीजिए। इस चुनाव के माहौल में कौन क्या सोचता है और कैसे सोचता है ये जानना भी जरूरी है। हमने डाला था आज कि देश अब मोदी के जाल में नहीं फंसेगा। ये तो सच है, अब मोदी फंसा नहीं सकते, तो देश अब मोदी के जाल में नहीं फंसेगा दोस्त। और ये लिखा था मैंने कि 20/5 यानी 20 और 5 का की पोल खुल चुकी है। कहने का अर्थ यह था मेरा कि 20% देश के लिए खतरा है या 5% देश के लिए खतरा है। इसकी पोल अब खुल चुकी है। लोग समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं। उन्होंने खुद कहा था नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं करेंगे। ये तो लोग समझ चुके हैं, तो अब मोदी के जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। और दूसरी जो बात है, आज लिखा था कि भाजपा तड़प रही है चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, एकदम से छटपटा रही है, कैसे कहीं दंगा हो जाए, कैसे पाकिस्तान दो चार गोले छोड़ दे। वैसे मोदी चाहे तो अपने मित्र से कह करके, अब तो शायद इमरान भाई हैं, तो अपने मित्र से कह करके, इनके साथ तो बिरयानी नहीं खाए हैं, लेकिन भाई दोस्ती तो है ही है, तो कह करके 2-4 गोले छुड़वा दे, नहीं थोड़ा हमला करवा दे, कुछ भी। वैसे एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी इस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए तड़प रही है कि वो कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी करने के लिए ही अमित शाह अपना
क्या कहते हैं उसको, डोर टू डोर कैंपेन कैराना से शुरू किए। आप समझ गए होंगे कैराना से क्यों शुरू किए। पहले भी आग लगा चुके हैं, उस आग लगाने का फायदा ले चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं उसी कैराना के नाम पे, तो वो फिर से कोशिश करने चले गए थे। लेकिन अब सवाल यही है, मैंने कहा ना कि अब लोग भरोसा करना छोड़ दिए हैं। तो अब अमित भाई को कोई समझाए, अमित भाई को कोई समझाए कि आपसे अब बीड़ी नहीं जलेगी, आग क्या जलाओगे। अब आराम से, कहने का मतलब आराम से अमित भाई गुजरात जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि लोग जान चुके हैं 80-20 नहीं 595 का मसला है। और 595 पर नहीं बोलते, उस पर आगे बोलते हैं मेरे दोस्त। तो पहले सबसे बड़ा मजेदार बात मैंने बता दिया कि मैंने क्या आज डाला था, तो जिसमें कौशल अली खान लिखते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है। धन्यवाद बंधु। एक निकेश पटेल जी लोगों को वो लिखते हैं, अब सुनिए लोगों की बुद्धिमत्ता, तो मजा आएगा इसमें। सारे कमेंट्स अगर पढ़ करके आपको कमेंट बताता रहूंगा, मजा आएगा। तो लोगों को जापान, चीन, अमेरिका जैसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन नेता चुनते हैं टोटी चोर, चारा चोर, जमीन चोर, जमानत पर घूमने वाले खानदानी चोर। अरे भाई आप तो तड़ी पार के पीछे खड़े होकर दूसरे को पता नहीं क्या 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 चोर कह रहे हो। आप अपने तड़ी पार भाई से थोड़ा पूछ लेते कि तड़ी पार भाई क्या है जिसको गृह मंत्री बना के रखे हो, तो थोड़ा मजा लीजिए, मतलब इन लोगों के आनंद लीजिए। दूसरा हरभजन सिंह जी लिखते हैं मोदीज एंड विल वर्स्ट देन हिटलर। ये तो होगा, हिटलर से भी बुरा हाल होगा नरेंद्र मोदी का, लिखते हैं ये तो होना ही है, ये होगा ही। बाटीराज लिखते हैं कुछ जाहिलों को छोड़कर सब समझ गए हैं इनकी फितरत को। बिल्कुल सही कहते हैं कि कुछ जाहिल हैं जिनको क्या कहा जाता है, आप लोग क्या कहते हैं, भक्त। हाँ भक्त, तो कुछ भक्त हैं जिनको समझ में नहीं आता, जाहिल भी कह सकते हैं उनको, जाहिल ही हैं वो। तो बाकी जो है सब समझ गए हैं कि इनकी असलियत क्या है। अभी असलियत पर तो मैं पर्दा उठाऊंगा, और भी बहुत सी कुछ है। कब जन्मा, अच्छा लोकतंत्र टीवी पर उन्होंने कमेंट किया है, जय श्री राम, जय भारत, विनय कुमार लिखते हैं, और जय हिंद। सभी लोगों ने छोटे छोटे कमेंट्स दिए हैं, और बड़े कमेंट्स में अच्छा एक राकेश राजक जी वो डाले हैं एक वीडियो, जिसमें नरेंद्र भाई कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। खैर स्लिप कर गया टंग, क्या करें। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर अमित शाह ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, ऐसा डलवा दिया होगा। वैसे अमित शाह वो काम वाम तो वही लोग देखते हैं, तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। मोदी जी के वैसे दिन गड़बड़ चल रहे हैं। वैसे एक बात और बता दूं, अमित शाह गड़बड़ कर रहे हैं मोदी के साथ, और मोदी भी बड़े चालाक आदमी हैं, इसीलिए कैराना भेजे थे कुछ आतंकवादियों को इशारा करके ठुकवा दे, कहते हैं ना, मतलब वो यूपी वाली भाषा में हमारे संत जी की ठोक, हम तो ठोक देंगे। तो मोदी जी ने कहीं चाल वाल चल करके उनको कैराना भेज दिया कि वहां ले जाकर के कुछ आतंकवादी वगैरह लग, उनके आतंकवादी तो मित्र ही हैं। जेल से छूटा हुआ अभी भी वो जमानत पर है, कौन सा था, तो आतंकवादियों से गहरी दोस्ती है, पेगासस से लोगों का रिपोर्ट कार्ड वगैरह रखते ही है नरेंद्र मोदी, तो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो पता चला अमित शाह को ही ठुकवा दिए नरेंद्र मोदी, और उसी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। खैर मोदी जी खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, उनसे तो डर लगता है। अरे भाई उनसे तो बहुत डर लगता है, सबको लगना चाहिए उनसे डर, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो
44 सैनिकों को मरवा करके उससे उसके नाम पे चुनाव में वोट मांग सकते हैं और जीत भी लेते हैं, प्रधानमंत्री फिर से बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अमित शाह जी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि दो तीन गलतियां लगातार कर दिए हैं अमित भाई मोदी जी के साथ 2-3 गलतियां कर दिए। पहले तो पंजाब में ले जाकर फंसा दिए किसानों के सामने, वहां बेचारे गाड़ी में ही उनकी निकल गई तो वहां फंसा दिए। दूसरे बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ लिख करके उनसे बुलवा दिया, वहां फंसा दिए। तो मोदी जी भी छोड़ेंगे नहीं, वो बदला ले सकते हैं। तो इस तरह के खतरनाक बदला लेने में मोदी जी माहिर हैं, निपटा देने में। तो अब एक और भाई ने लिखा है, उस भाई का नाम, उसी भाई ने मेरे ख्याल से राकेश जी ने एक और पोस्ट डाला है, महंगाई कम हुई नहीं, पाकिस्तान झुका नहीं, एक के बाद 10 सरलाए नहीं, महिला सुरक्षा मिली नहीं, गंगा सफाई हुई नहीं, गोहत्या बंद हुई नहीं, बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगा नहीं, डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, देश में मंदी कम हुई नहीं, विदेशों से काला धन आया नहीं, नोटबंदी से देश को फायदा मिला बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ बिल्कुल नहीं, गांवों की हालत सुधरी बिल्कुल नहीं, किसानों की हत्या बंद हुई नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, जातिवाद खत्म हुआ नहीं। किसानों का कर्जा नहीं हुआ परिक भाई, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी का कर्जा चकाचक माफ हुआ जम के। कितना हुआ, मेरे ख्याल से 8-8.5 लाख करोड़ ऐसे कुछ है, ऐसा अब याद नहीं है तो बोल नहीं पाऊंगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फिगर जो है हम आप तो सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते जितना अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया गया। और सब उसमें अडानी अंबानी 90% चोर वही थे, अडानी अंबानी के भाई भतीजे ही, ये भी आप भी देख लेना। तो राकेश सर एक और पोस्टर डालते हैं, पोस्टर डाला करो यार, थोड़ा सही है, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर्स। खैर मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां सभी प्रकार के प्लाट, इंश्योरेंस, एयरपोर्ट कंपनी, सरकारी पेट्रोलियम संस्थान, फाइटर प्लेन, लाल किला, रेलवे स्टेशन, विधायक और सांसद इत्यादि उचित कमीशन पर बेचे व खरीदे जाते हैं। इन्होंने तो अमित भाई और क्या कहते हैं इनको, मोदी भाई को प्रॉपर्टी डीलर ही कह दिया। खैर ये भी एक मजेदार बात है। तो मेरे दोस्त आप लोग भी कमेंट डाल रहे हैं, आप डालिए, मैं आपका भी पढ़ूंगा। बड़ी मजेदार बात लिखते हैं बहुत से लोग और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जिसको यूपी में 3 वर्षों में हुई 300 ब्राह्मणों की हत्या। यूपी में 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई। एक बात बताऊं, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन चलो जाने दो, शायद मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। चलिए, रानो राय क्या लिखते हैं, कांग्रेस सपा एक ऐसी औरत है जो खर्चा हिंदुओं से लेती है पर सोती मुसलमानों के साथ। कितना मजेदार बात लिखा है, बहुत सही लिखा है मेरे रानो राय भाई। लेकिन ये थोड़ा अमित भाई और मोदी भाई से भी पूछ लेते तो अच्छा था। कांग्रेस और क्या कहते हैं सपा को ये उलाना क्यों दे रहे हो? अपने उस क्या कहते हैं मोदी भाई से भी पूछ लेते, जो बिरयानी खा के आए थे पाकिस्तान जाके, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते कि ऐसा क्यों करते हो भाई, नाम हमारा लेते हो, बिरयानी खाने वहां चले जाते हो। चलो कोई बात नहीं, चमचे धैर्य बनाए रखें। अच्छा ठीक है। अभी प्रियंका गांधी ये लिखते हैं, ये भी वही, इन्होंने भी 2-4 पोस्टर ठोक दिया है, चमचे धैर्य बनाए रखे। अभी प्रियंका गांधी के 2 बच्चे रेहान और मिराया की भी गुलामी करनी है, गुलामी कायम रहे। मेरे बहुत सही कह रहे हो मेरे भाई। अब इस पर मैं क्या करूं, मैं कांग्रेसी थोड़ी हूं, मैं कांग्रेस का जवाब दूं, वो जवाब देंगे। वो यही लिखते हैं कि गांधी ने पाकिस्तान को पैदा किया, भारत को नहीं, तो वो
के राष्ट्रपिता हुए, माने ये गांधी को भी राष्ट्रपिता मानने से इनकार करते हैं। वैसे क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। हमारे मोदी जी तो खैर आगे बताता हूं, कुछ चीजें छोड़ देता हूं जिसका जवाब आगे मिल जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दे में यहां कहते हैं रोनो राय लगातार पोस्टर डाल, देश नहीं परिवार खतरे में है। भैया भैया सैया, अच्छा ठीक है, ओके। 80 जनता कुछ एक ही आदमी बहुत ज्यादा पोस्टर डालेंगे तो फिर थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। और रोनी राय ने बहुत ज्यादा पोस्टर डाल दिया है, शायद इन्हीं ने भर दिया। इतना ज्यादा मैं भी देखा कि इतना ज्यादा, वाह 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 भाई रोनी राय जी, एकदम मतलब आप एकदम से भक्त हो। रोनी राय लिखते हैं सिद्धू भाई को कि ताली ठोकते ठोकते कांग्रेस को ही ठोक दिया, चमचों ठोको ताली। चलो तो दोस्तों, अभी मैंने आपको मेरे अपने ही टाइमलाइन पर, मैं टैग लाइन जो मैंने डाला था, जो पोस्टर मैंने डाला था, उस पे इतने ज्यादा कमेंट्स आ गए। मैं बहुत खुश हूं, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी बातें आपको इतनी अच्छी लगती हैं। बहुत से लोग जुड़ गए हो, आप लोग जुड़ गए हो। मैं आप लोगों से एक विनती करूं, आप लोग ऐसा किया करो, जैसे ही आप जुड़ो अपने टाइमलाइन पे पहले शेयर कर लिया करो, फिर उसको देखा करो, मजा आ जाएगा। आपके टाइमलाइन से जो भी क्रॉस करेगा या वो तुरंत आपकी टाइमलाइन से शेयर भी कर सकता है, या मतलब वो जुड़ के देख भी सकता है। एक और चीज मजेदार बताऊं दोस्तों, इसके अलावा हमारे आपके पास कोई बचा नहीं है साधन जिससे कि हम और आप मिलकर के लड़ाई लड़ सकें। और खास करके इतने बड़े खतरनाक दुश्मन, इतने बड़े खतरनाक देश के दुश्मन, मैं मोदी भाई और अमित भाई को देश का दुश्मन ही मानता हूं। मेरा मानना है, अब पता नहीं वो है नहीं है, वो तो आपको तय करना है, लोग मिलकर सोचेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है। अब हम आते हैं मेरे दोस्त, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो अभी, मैं उस पर भी थोड़ा ले लूं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। काफी कमेंट्स उस पर भी आया है। अरविंद यादव लिखते हैं, यल के माता श्री के दामाद हैं, तड़ीपार, अच्छा तड़ीपार के बाद महंगाई, भुखमरी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, त्राही मची है देश में। स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सेवा सिंह जी लिखते हैं, बहुत सही लिखा आपने सेवा सिंह जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बिल्कुल इसी टैग, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मैं बड़े गर्व से हमारे क्या कहते हैं टिकैत भाई ने बड़े गर्व से यह बात कही थी और मैं बड़े गर्व से उसको स्वीकार किया था। अगर हम कहते हैं हर हर महादेव और सामने से यह नारा आता है कि इंशाअल्लाह या फिर अल्लाहू अकबर, बहुत अच्छा है। हम कहते हैं अल्लाहू अकबर, तो सामने से अगर यह नारा आता है हर हर महादेव, मजा आ गया। ये उनका दाव। और आप समझो, क्या बोलते हैं, अमित भाई को नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा आग सुलगा करके भेजे थे, दे करके कि ले जाओ और वहां बिखेर दो कैराना में, इसीलिए तो गए थे, क्योंकि उनको मैंने कहा कि उनको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे की बहुत जरूरत है। पैसे एकदम पगलाए घूम रहे हैं, कैसे देश को जलाया जाए, कैसे उससे चुनाव लड़ा जाए, कैसे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी सारी बातें बिल्कुल सही होती हैं। रफीक शेख लिखते हैं, धन्यवाद बंधु। सुभाष मीणा जी लिखते हैं, जब रावण का अंत हुआ था तो मोदी का निश्चित है। यह तो बिल्कुल, अंत तो सबका होना है, एक ना एक दिन तो सभी मरते हैं, लेकिन कितना नुकसान करके जाते हैं ये हमको आपको सोचना पड़ेगा दोस्त, और कितना हम उस नुकसान को बचा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रावण जैसा आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएंगे। तो रावण से हम कितना अपने समाज को, अपने देश को बचा पाते हैं, यह हमारे आपके एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद। सेवा सिंह जी लिखते हैं, आपको कोटि कोटि नमन मेरे भाई। ऐसे लोगों की जरूरत है देश को जो ये बातें, ये नारा लगा सकें, जिनमें ये गर्व हो, जिनमें ये गट्स हो। भाई मैं किसी भी कीमत पे
वो आदमी, मैं किसी को इंसान से बढ़कर कुछ नहीं मानता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, मैं कुछ भी नहीं मानता। सिर्फ मैं इंसान मानता हूं, सिर्फ मैं एक मानव और मानवता से भरे इंसान को ही इंसान मानता हूं। जो इस तरह की बातें करता है, दुराव की, आग लगाने की, झगड़े की, इन सब चीजों की, वो तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। अभी मैं आपको और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा। ये शैलेंद्र पांडे लिखते हैं, क्यों बकवास कर रहे हो बाबा जी। महेंद्र नाथ उनका जवाब देते हैं, क्यों मिर्ची लग गई क्या। सुपर्ब। आप जैसे लोग ही सच दिखा पाते हैं। बिल्कुल सही बात। हम क्या करें, हम मेरे दोस्त, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी की असलियत जानते हैं, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के लिए काम किए हैं। दुर्भाग्य से मैं आप लोग जानते हो हमें, मैं हमेशा बोलता रहा हूं मेरे दोस्त, मैं 4 साल बाबा रामदेव के पीछे पीछे नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है। अब मेरा दुर्भाग्य था, मेरे जीवन का सबसे मैं गंदा नहीं कहेंगे, मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट साल, मतलब जो सबसे बेकार हो गया। मैं एक व्यापारी हूं, मेहनत करके कमाता हूं, मेहनत करके खाता हूं मेरे दोस्त। उसके बाद भी मैं अपना 4 साल अपने सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, क्या कहते हैं, रामदेव जैसे दलाल के पीछे खड़े होकर के नरेंद्र भाई के लिए काम किया, नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम किया। कई बार उनसे सामना हुआ, कई बार उनसे उनकी बातों को सुना, लेकिन कहीं भी मतलब सत्यता नजर नहीं आई। और जब वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर धोखाई देते आ रहे हैं यार। तो अब कहने का अर्थ यह है कि हम उस पर क्या करें। अब दोस्त, मैं आपको खैर वही छोड़ देता हूं, बीती बात विचार दे, आगे की सुध ले। अब तो यही कहना ठीक रहेगा। नवीन बाब, कुछ लोगों का ये पढ़ लेता हूं, हम कुंज बोलेंगे तो खालिस्तानी बोल देंगे। बिल्कुल पता नहीं ये क्या लिख रहे हैं। बाबा, क्या हमारे पुराने दिन वापस आएंगे? आना ही पड़ेगा। एक तो समझ लो, आप किसी भाई ने लिखा ना कि रावण का भी अंत हुआ था, हिटलर का भी अंत हुआ है। कोई हमेशा के लिए अमर होकर यहां नहीं आया है रहने के लिए, जाएगा जरूर। बस आपको हमको यह ध्यान रखना है कि यह आदमी जाने से पहले जो नुकसान करने की कोशिश कर रहा है उसको आप कितना बचा सकते हो। मेरे और भी बहुत से भाई हैं जो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और जिनका सब का मिला जुला मैं जवाब, क्या आप पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक गठबंधन से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? इस पर विचार प्रकट कीजिए। मेरे भाई, सबको हम समझते हैं, कोई हर इंसान को एक साथ एक जगह खड़ा होकर के इस देश को बचाने की जरूरत है। खतरा यह नहीं है कि कल उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव जीत जाएगा, कौन वहां सरकार बना लेगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बहुत आगे निकल करके देश पर खतरा आ चुका है। उस खतरे से बचाना है जो पूरे देश को खतरे में डाल दिया है, उस खतरे से देश को बचाना है। मंगल भाई लिखते हैं, गद्दार भाजपाइयों भगाओ देश बचाओ। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। वो भी इंसान है, वो भी समझदार है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से व्यवस्था को बना दिया गया है कि आज मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनके बारे में क्या कहूं, उनका अपना कोरोना में तड़प कर मर गया, लेकिन वो भी आज लाइन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात को कभी कोई समझ नहीं पाया कि किसकी गलती की सजा किसको मिली। क्या सोशल मीडिया या गोदी मीडिया या दूसरे मीडिया वाले कभी ये सवाल पूछे कि जब भारत में कोरोना प्रवेश कर रहा था तब नरेंद्र भाई मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे? अब नमस्ते ट्रंप का मतलब क्यों खतरनाक हुआ? क्योंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत से लोग आए होंगे। भाई 30 जनवरी को ही कोरोना यहां प्रवेश कर चुका था, 3 केस आ चुके थे।
इमरजेंसी एक्शन की जरूरत थी, सारे एयरपोर्ट को आइसोलेट कर देने की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ ये कि सारे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रखे गए, कहीं कोई आइसोलेशन नहीं हुआ, कहीं कोई स्क्रीनिंग आइसोलेशन या जो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस समय करनी चाहिए थी, ना करके क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नरेंद्र भाई को नमस्ते ट्रंप करना था। नमस्ते ट्रंप कर लिए, खाली हो गए, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर भी वो मध्य प्रदेश की सरकार के पीछे पड़ गए। और जब तक उनकी सरकार गिरा करके अपनी सरकार नहीं बना ली, तब तक वो लॉकडाउन भी नहीं लगाया। आपको याद होगा कि 23 तारीख को मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा करके जब नरेंद्र भाई ने वहां अपनी सरकार जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके एक क्या है वो, वैसे भी वो गद्दार खानदान का है, सिंधिया वैसे भी मतलब ऐतिहासिक गद्दार हैं वो लोग, तो उसको खरीद फरोख्त करके उसके जरिए सरकार बना ली। उसके बाद 23 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को सारा देश एक साथ एक दिन एक क्षण में ही लॉकडाउन कर दिया। उससे पहले अब सोचो, अब कोई पूछ सकता है कि भाई आपने 23, चलिए ठीक है, 3 जनवरी को जब 31 दिसंबर से 3 जनवरी के आसपास वही है, 31 दिसंबर को ही जब कोरोना पदार्पण कर चुका था, तो आप 31 जनवरी को, शायद 31 जनवरी को जब कोरोना पदार्पण भारत में कर चुका था और ये पूरे देश में संभावना, दुनिया में संभावना बन चुकी थी कि कोरोना आएगा, फ्लाइट में बैठकर आएगा, लोग हर देशों में फैलेगा, तो वो ना करके, आइसोलेट ना करके देश को, एयरपोर्ट्स बंद ना करके या फिर वहां क्वारंटाइन सेंटर ना डाल के आप नमस्ते ट्रंप क्यों करते रहे? कोई नहीं पूछता। कोई ये नहीं पूछता कि उसके बाद भी 1 महीना और इंतजार आप कर लेते हो। मार्च तक, 23 मार्च तक आप इंतजार करते हो, जब कोरोना एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, 571 पर पहुंच जाता है, तब पूरे देश को लॉकडाउन कर देते हो। और लॉकडाउन इस तरह से करते हो कि पूरा देश रास्ते पर मर जाए, और मर गए बेचारे, घर शहरों से निकले, अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। ऐसा केस आप बहुत देखे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी हजारों रथ में देख रहा हूं उनका एलसीडी लगा करके, और पूरे देश में यही हजारों रथ नरेंद्र भाई उस समय लगा देते इन आदमियों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। उस समय ट्रेन ना बंद करके लोगों को अपने अपने घरों तक, फाइनली वो अपने घरों तक गए, लेकिन रोते गिरते मरते पड़ते गए, जंगलों में छुप छुप करके गए, ट्रेनों से कट कट करके गए, ट्रेनों की पटरियों पर चले, कट गए। मतलब क्या, उस विभत्स दृश्य को याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई क्या करते रहे? मैंने कहा कि ये 2 ब्लंडर उन्होंने मिस्टेक किया तो किया, लेकिन उसके बाद भी मजा लेते हैं, देश का मजाक उड़ाते हैं, आपसे ताली बजवाते हैं, आपसे थाली बजवाते हैं, आपसे आपके घरों का दिया बुझा करके घर के बाहर दिए जलाने के लिए, लाइट टार्च जलाने के लिए कहते हैं। अब इस मजाक को क्या बोलते हैं, जिस फ्रंटलाइन वर्कर मतलब स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है, और वो मर गए, उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर फूल बरसाए। तो ये सारे ड्रामे नरेंद्र मोदी करते रहे, और लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करता। अगर हम कोई सच बात बोल दें, उन लोगों की बातों का एक निचोड़, वे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक राजा था, उसने कहा कि देखो मेरा हाथी है, इसका सभी ध्यान रखना, इसकी सेवा करना, जो भी इसके मौत की खबर मेरे पास लेके आएगा हम उसको फांसी दे देंगे। अभी क्या हुआ, तो हाथी मर गया। एक चालाक आदमी था, अब सब उतना चालाक नहीं होते, एक चालाक आदमी था, वो आया, उसने कहा चालाक, शातिर, बढ़िया, समझदार, ऐसे कह सकते हो आप। तो
तो आया तो राजा से कह रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा है, वो खा नहीं रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, वो उठ नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो बोले फिर क्या हुआ, मर गया क्या? तो बोले साहब आप कह सकते हो, हम तो नहीं कह सकते। यहां यह बात थोड़ी उल्टी है। नरेंद्र मोदी ऐसे मार रहे हैं, वैसे मार रहे हैं, ये झूठ। आपने देखा ना, कहा था कि 18 दिन में वो जीत लिया था, उसको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत के काल के जीत लिया था, ये कोरोना भी जीत लेंगे 18 दिन में। बहुत से झूठ, बहुत से नौटंकी, बहुत से जुमले, बहुत सा मजाक उड़ाया आप लोगों का, देश का, पूरे देश का। लेकिन अगर कोई यह कह दिया कि भी इसका अर्थ तो होता है कि लोग मर जाएंगे, कहने का मतलब यह है कि वो सब कुछ कहें, उसका निचोड़ अगर तुम कह दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तुम ऐसे मतलब तुगलकी लोग हो जाते हैं, सत्ता में कभी कभी आ जाते हैं। नरेंद्र भाई उन्हीं में से हैं। और मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आज मैंने कहा था कि इनको बहुत ज्यादा बुरी तरह से एकदम पागल हुए घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी का, मोदी से लेकर के उनके क्षेत्रीय बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता भी पागलों की तरह घूम रहा है कि कहीं कोई दंगा हो जाए, कहीं कोई फसाद हो जाए, कहीं कोई हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मिल जाए। अब हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे की तलाश में क्या क्या सगुफे छोड़े जा रहे हैं वो मैं बताता हूं आपको। चलिए 2-3 स्लोगन्स। पता चला है अमित शाह कोरोना के डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए हुए हैं। माफ कीजिएगा, पता चला है कि अमित शाह कैराना में अपने चुनाव के डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए हुए हैं। अब अमित भाई से कौन बताए कि मैंने पहले भी बता दिया कि अमित भाई अब आप समझ लो, आपसे बीड़ी नहीं जलेगी, अब आप नहीं जला पाओगे, अब कैराना जलाना आपके बस में नहीं रहा। अब देश जाग चुका है, लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझ गए हैं कि आपकी यह सातिराना चाल क्यों है। क्योंकि आप 5% लोगों की चोरी, 5% में भी पूरे नहीं, 5% में के लोगों में से जो चोर हैं उनको बचाने के लिए आप ये कैराना जला दोगे। आप कुछ भी जला सकते हो लेकिन अब नहीं जला पाओगे। कुछ भी कर लो तो वो उनका भी पटाखा फुस्स हो गया। कैराना जाकर के जो बम फोड़ने वाले थे वो भी फुस्स हो गया। दूसरा, एक और घटना हुई, पता चला है इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। वैसे भी मेरे दोस्त, आपके घर के ही दिए को ये बुझा दिए। पता नहीं कितने लोग, कितने माओं के बेटे, कितने क्या बोलते हैं, पिताओं के बेटे, कितने बेटों के पिता, कितने की माताएं, कितने की बहनें, कितने की बीबी, कितने के बच्चे, कितने लोग मर गए, मार डाला इन्होंने, मतलब दिया बुझा दिया। अभी जवान ज्योति क्या बोलते हैं, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाने में इनको कहां तकलीफ होगी। और मैं थोड़ा एक व्यंग की बात बोलता हूं, इसको थोड़ा समझिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए। मैं कहता हूं इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को नरेंद्र भाई ने इसलिए बुझा दिया कि वहां किसी भी शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, नीरव मोदी, मेहुल का नाम नहीं था। तो एक तो फिर तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप समझो। इतिहासकारों ने, देश के हमारे इतिहासकारों ने गुजराती भाइयों के साथ अन्याय किया। इतने बलिदानी हुए हैं गुजराती भाई, उनके बलिदान को नेग्लेक्ट किया। इतिहासकारों ने सही नहीं लिखा, इसीलिए वहां कोई नाम नहीं डाला। अब अगर ये नाम होते तो डेफिनेटली ये क्या, जहां 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति नरेंद्र भाई बनवा सकते हैं, वहां
थोड़ा खर्चा करके अगर वो अमर जवान ज्योति जलती रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुद्दा यह था कि वहां किसी गुजराती भाई का नाम नहीं था, उनके अपने भाइयों का, अडानी का, अंबानी का, किसी का नाम नहीं था। तो एक और बात, अब तो वार मेमोरियल नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया है, बड़ी खुशी की बात है। आप भी जाइएगा, जरूर देखिएगा। लेकिन देखते समय जब आप जाइए वहां, जब देखें तो एक चीज कैलकुलेट कीजिएगा, आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा जो मैं हमेशा उठाता रहा हूं। मुझे यह बात जरूर बताइएगा मेरे दोस्त कि वहां जो नाम लिखे हुए हैं, बोलते हैं कि 24-25 100 या 24-25 हजार, जो भी बहुत ज्यादा संख्या में वहां नाम लिखे हुए हैं, जो जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन्होंने, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तो ये इतिहास नरेंद्र भाई ने लिखा है और अब ये जो है वार मेमोरियल भी नरेंद्र भाई ने बनवाया है, तो निश्चित ही इतिहास में किसी का नाम छूटा नहीं होगा और कम से कम गुजराती भाई का तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो छूटा नहीं होगा तो वहां नाम डाले होंगे तो मेरे दोस्त पढ़ के जरूर मुझे बताना। मुझको यह जानना, मेरी बहुत बड़ी उत्सुकता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी बहुत बड़ी उत्सुकता है कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गुजराती भाइयों ने इतना बलिदान दिया देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, तो उनका कोई कहीं नाम नहीं आता, कहीं नाम मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिलता। तो अब अगर मेरे गुजराती भाई यानी कि नरेंद्र भाई ने अगर वो वार मेमोरियल बनवाया है तो डेफिनेटली वहां इतिहास में जो छूट गए थे उनको प्रायोरिटी दी होगी। तो आपसे मेरा गुजारिश है कि जब वार मेमोरियल में जाना तो वहां पढ़ करके मुझे संख्या सिर्फ बताना कि कितने, 2 आदमियों की संख्या, पूरे देश को मैं जानता हूं, पूरा देश इस देश के लिए शहादत दिया है, पूरा देश इस देश के लिए मरा है, मरता रहा है, अभी भी मर रहा है और आगे भी मरेगा। लेकिन 2 नाम मुझे चाहिए, एक नाम तो नरेंद्र भाई की संतुष्टि के लिए और एक नाम हमारी संतुष्टि के लिए। तो नरेंद्र भाई की संतुष्टि के लिए क्या चाहिए कि वहां कितने मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। मैं कहता हूं कि 30% क्रांति में मुसलमानों ने भागीदारी की थी, क्रांति के में भागीदारी 30% मुसलमानों की थी। यह राजीव भाई भी अपने वक्तव्य में लगभग हर बार यह बताते थे। तो उन नामों को काउंट कर लेना, बदले में दूसरा जो है यह काउंट करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं अपने वक्तव्य में कि 0% यानी 0% गुजरात की भागीदारी है क्रांति में। माने क्रांति का अर्थ यह है कि क्रांति में शहादत देने वाले, यानी जो अंग्रेजों के हाथ मारे गए, जो अंग्रेजों की सजा से फांसी चढ़ गए, जो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए, उन लोगों की बात मैं करता हूं, उनके नाम। तो अगर उसमें कोई मेहुल, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी और मोदी वगैरह का नाम मिले तो उसे काउंट कर लेना और परसेंटेज वाइज मिला लेना कि जो समुदाय 5% है उनका कितना परसेंटेज भारत को आजाद कराने में योगदान दिया है। और नरेंद्र भाई की संतुष्टि के लिए एक बात ये देख लेना कि मुसलमानों की संख्या वहां कितनी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भारत को आजाद कराने के लिए दी है। तो नरेंद्र भाई को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, कम से कम 80-20 की बात करना छोड़ देंगे। 80-20 की लड़ाई को वो बंद कर देंगे। और मैं समझता हूं कि अगर पूरा देश एक सुर से यह बात कहना शुरू करे, या यह बात नरेंद्र भाई से पूछना शुरू करे, या जो भी हिंदू मुसलमान की बात उठाए उससे यह पूछे कि यह हिंदू मुसलमान की बात अगर 2 राष्ट्राध्यक्ष, मतलब देश को संभालने वाले, बहुत बड़ी कुर्सी पर, भारत की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए लोग अगर देश में आग सुलगाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, 80-20 की बात करते हैं, तो उनसे जरा पूछा जाए, 80-20 का मतलब तो हिंदू और मुसलमान हुआ, तो उनसे जरा पूछा जाए कि 20 और 5 में 20% मुसलमान और 5% गुजराती, 20% मुसलमानों में से कितनों ने अपनी शहादत भारत को आजाद कराने के लिए दिया है, और 5% मुसलमानों में से 5% गुजरातियों में से कितने
लोगों ने अपनी शहादत भारत को आजाद कराने के लिए दिया है। यह बात अगर नरेंद्र भाई को बताई जाएगी, अमित भाई को बताई जाएगी, तो कम से कम उनको उनका जो भ्रम फैला हुआ, उनका दिमाग जो गड़बड़ हो गया है, वो हर चीज को सांप्रदायिकता में घसीटना चाहते हैं, वो बंद कर देंगे। वो बार बार यहां तक कि बड़े बड़े नाम ले लेते हैं कि ये हुआ वो हुआ, बड़े अपराधियों के सबको, मैंने सारे मुसलमानों को अपराधियों की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। मैंने ये आप लोगों के सामने रखा था कि अब ये देख लीजिए कि मुसलमान ज्यादा अपराध किए हैं या गुजराती। खैर, इसको और कभी मैं व्याख्या करूंगा। तो अमर जवान ज्योति नरेंद्र भाई ने दो कारणों से बुझाया। एक तो मैंने कहा कि वहां उनका नाम नहीं था, उनके लोगों का नाम नहीं था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि वो ऐसे ही है। जब आपको कहते हैं कि अपने घरों में दिया बुझा दो, अंधेरा कर दो और बाहर निकल करके टार्च जलाओ, दिया जलाओ। जानते हैं घरों में अंधेरा करके बाहर लोग दिया कब जलाते हैं? जब किसी के घर में मृत्यु होती है। तो मृत्यु कांड तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही लिख दिया, आपसे करवा दिया। वो मृत्यु के बाद बहुत सी प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा प्रक्रिया को नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मृत्यु के बाद घर में अंधेरा करके घर के बाहर दिए जलाए जाते हैं किसी न किसी दिन, 12-13 दिन का उनका प्रक्रिया होती है उसमें। खैर, तो वो कांड तो पहले ही आपके घर में करवा दिया। आपके दिए तो वैसे ही बुझवा चुके हैं। तो अमर जवान ज्योति के दिए को बुझाना कौन सी बड़ी बात उनके लिए है? और वो इनके भाई, हम कहते हैं, एक बात बताओ, अगर अमर जवान ज्योति वार मेमोरियल और अमर जवान ज्योति दोनों जगह, मतलब इंडिया गेट दोनों जगह जलती तो क्या फर्क पड़ता? अरे भाई नरेंद्र भाई, आप 8,000 करोड़ की जहाज में घूमते हो, करोड़ों करोड़ की क्या बोलते हैं BMW और पता नहीं कौन कौन सी मर्सिडीज और गाड़ियों में टहलते हो, पता नहीं, मतलब 4 सूट बदलते हो, तो हम समझते हैं कि 1 करोड़ का तो एक दिन में आप कपड़े बदल लेते होगे, दूसरे और जो साजो सामान है आपके, आप पर ही करोड़ों करोड़ रुपया रोज का खर्चा होता है। 22,000 करोड़ का आप महल बनवा रहे हो संसद भवन। अब उसकी क्या जरूरत थी? संसद भवन तो पहले से था। तो जब ये कर ही रहे हो तो एक जगह और जवान ज्योति, हम कहते हैं हमारे सेना के वीरों या हमारे देश के वीरों के नाम से एक जगह क्या 2-4-10 जगह और जलवा देते। आपको तो और दूसरे 2-4 जगह जलवाना चाहिए था, आप तो जला दिए। अब ये क्यों आपने किया पता नहीं। इसका परिणाम देश पर क्या, इसका असर देश, इसे अशुभ भी माना जाता है। आप दिया बुझाना अशुभ माना जाता है, और देश के नाम पे जो दिया जल रहा है, देश के वीरों के नाम पे जो दिया जल रहा है, उसको बुझाना अशुभ माना जाता है। खैर, ये इस तरह के काम तो करते ही रहेंगे। दूसरा न्यूज मतलब ऐसे ही पता चला है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं ये न्यूज में आया है, और ये हमारे संबित भाई कहते हैं कि अखिलेश भाई पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते। पता नहीं कहीं इंटरव्यू वगैरह से निकाल लिया होगा। भाई मैं दुश्मन तो किसी को नहीं मानता यार। और अगर दुनिया में किसी को दुश्मन मानना चाहिए तो अमेरिका को मानना चाहिए, जो हथियार बनाकर दुनिया को सप्लाई करता है, आपस में लड़ाता है, पैसे देकर लड़ाता है, दुनिया को बर्बाद करता है, उसको मानना चाहिए। वो दुनिया का दुश्मन तो वह है। वो कोई जो छोटा मोटा देश, कोई भी देश दुनिया का दुश्मन कैसे, किसी का भी दुश्मन कैसे हो सकता है? और कम से कम वो देश, अब पाकिस्तान के बारे में ही सोच लो, जहां हमारे प्रधानमंत्री जाकर बिरयानी खा के आते हैं, हम उसको कैसे दुश्मन मानेंगे यार? और मोस्ट फेवरेट कंट्री का दर्जा उसका खत्म कर दिए थे, फिर से लागू कर दिए। यानी बिजनेस में मोस्ट फेवरेट कंट्री पाकिस्तान है, उसको फिर से लागू कर दिए। भाई
अगर वहां की प्याज खाते हो, आप वहां से व्यापार करते हो, आपके अडानी और अंबानी भाई का सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट वहीं पाकिस्तान में चल रहा है, चीन में चल रहा है। और चीन आपके दुनिया को तो छोड़ दो, आप गुजरात को ही मॉडल बना करके पूरे देश के सामने पेश के आपने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने। गुजरात के ज्यादातर प्रोजेक्ट चाइना करता है। चाइना से आपका बड़ा गहरा रिलेशन है। आप 18 बार जाकर के वहां घूम टहल के आए हो, गलबहियां करके आए हो अमेरिका से, पाकिस्तान में बिरयानी खा के आए। भाई आप करो तो दोस्ती, और हम अगर कह दें तो गलत हो गया। भाई आप जो करोगे वही तो, हम तो आपके पीछे पीछे हैं। आप दुश्मन मानो पाकिस्तान को, हम भी मानेंगे। आप चीन को दुश्मन मानो, सारे रिश्ते तोड़ दो। वो चीन बॉर्डर पे हमारा देश कब जा रहा है, पुल बना रहा है, गांव बसा रहा है, और आप उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हो कि जाकर के आप उद्घाटन करोगे। तो आप करो तो ठीक। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारी कोई दुश्मनी चीन और पाकिस्तान से नहीं है, तो हम गलत हो गए। गलत। अगर चीन की दुश्मनी पाकिस्तान से, चीन से है, तो आपको सामने आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। हम कैसे बोलें? हम तो आपके पीछे, आपके साथ खड़े हैं। आप कहोगे दुश्मन तो हम दुश्मन कहेंगे, आप मित्र कहोगे तो हम मित्र कहेंगे। अब अखिलेश यादव बोल दें कि पाकिस्तान या किसी भी देश के लिए हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की ही बात कर दें, तो मोस्ट फेवरेट नेशन का आप दर्जा देते हो, वहां से बिजनेस करते हो। आपके दोनों भाई अडानी अंबानी वहां बहुत सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चीन में, पाकिस्तान में, और हमको कहते हो हम दुश्मन माने। भाई हमको कहते हो झालर मत जलाना चाइना का, और आप चाइना को भुला करके पटेल की मूर्ति बनवा लेते हो 3000 करोड़ का। अब आपको बताना चाहिए भाई कि दुश्मन कौन है। आप कहोगे तो हम करेंगे। नेता तो आप हो, प्रधानमंत्री देश के आप हो। आप बिरयानी, आप अगर कहोगे कि मैं तो बिरयानी खाऊंगा, लेकिन आप अगर नाम भी ले लोगे तो हम आपको दुश्मन मान लेंगे। ऐसा कैसे चलेगा यार? आप खाओ बिरयानी, मजा लो, और हम कोई बोल भी दे तो उसको भी पीछे पड़ जाओगे, तो ये तो गलत बात है। पात्रा जी कहते हैं, पात्रा जी की बात को ही थोड़ा सा और करते हैं कि पात्रा जी कहते हैं जो जिन्ना से करे प्यार वह पाक से कैसे इनकार करेगा। इनकार ये अखिलेश पर तंज है। भाई अखिलेश हमारे भाई, चाचा, ताऊ, मामा कुछ नहीं लगते। हम कोई पार्टी वार्टी से नहीं मतलब हमसे है। हम तो बस मजा ले रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं आपको, इनकी दोगली नीतियों को, इनकी दोगले भाषाओं को। पात्रा जी कहते हैं जिन्ना से करे प्यार वह पाक से कैसे करे इनकार। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पात्रा भाई, महापात्रा ही है मेरे ख्याल से। हम लोग कहते हैं ना, मतलब मरने के बाद जिसको दान देते हैं उसको पात्रा कहते हैं, महापात्रा कहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ये वही है, मतलब क्या कहते हैं, पात्रा भाई वही है महापात्रा, जिसको मतलब मरने के बाद अपने घरों से दान दिया जाता है, तो वही है महापात्रा। तो महापात्रा भाई, आप इस स्लोगन को थोड़ा पलट कर बोलना चाहिए था। जो नवाज शरीफ से करे प्यार वो जिन्ना से कैसे करे इनकार। अब नवाज शरीफ की बिरयानी खाने जाओगे और कहोगे कि हम जिन्ना से नफरत करते हैं, ये कैसे कर पाओगे बताओ? आपके 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 ही आडवाणी भाई जो है जाकर के जिन्ना की मजार पे घूम करके भी आ गए हैं। खैर ये आपकी दोहरी और दोगली बातें हैं, दोगली नीतियां हैं। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए ऐसा नहीं है। जो भी नियम बनाओ, जो भी सोचो, एक बार अभी अब आप ये पात्रा जी अब यही बात बता दो। आपने कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। बहुत बिल्कुल आपने मीडिया में स्लोगन डाला, अच्छी बात है। लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो नवाज शरीफ की खाए बिरयानी वो कैसे जिन्ना की करेगा बुराई। चलिए खैर, ये तो मजे की बातें हैं। कुछ और बातें सुना है, पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस की
प्रतिमा नरेंद्र भाई ने लगवा दी। बहुत बड़ा काम किया है। वैसे नरेंद्र भाई ने आए थे तब कहे थे कि हर रोज, माने हर रोज नहीं या हर महीने, हर रोज ऐसे ही कुछ था, शायद हर महीने सुभाष चंद्र बोस जी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक एक फाइल हर महीने खोलेंगे और जवाहरलाल नेहरू को जेल भेजेंगे। ये तो मैंने मजाक में कह दिया, जवाहरलाल नेहरू तो मर गए हैं, उनको जेल में भेजने के लिए मोदी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन मतलब जो टोन का इस्तेमाल उन्होंने किया था उस समय, वो यही बताना चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो भी हुआ है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। मैं नहीं होगी नहीं होगी मुझे कोई मतलब नहीं, या ये मुझे नहीं जानते। लेकिन सवाल ये, आपने कहा था कि आप उस टोन में कहा था और आपने देश से ये कहा था कि हर महीने हम रिलीज करेंगे एक एक फाइल, पोल खोल के रख देंगे। तो आपके भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बेसब्री से 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, हर महीने आप खोलने वाले थे, क्या हुआ? नेहरू सहित पूरे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाले थे, क्या हुआ? खैर, वैसे इन सब चीजों की उम्मीद तो की नहीं जा सकती आपको। आपने जब सारे देश के सारे चोरों को, काले धन वालों को ही छुपा लिया, बचा लिया, तो ये सब छोटी मोटी बातें तो आपके लिए, कुछ कह देना और कहकर भूल जाना, ये आपसे कोई सीखे वो हमारे जैसे लोगों से तो नहीं हो पाएगा। हम तो याद रखते हैं, बस सवाल ही पूछ सकते हैं। तो पता चला है आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और एक मजाक की बात है मेरे दोस्त, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आज सबसे ज्यादा, जब भी आप कोई फेसबुक खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, तो सबसे ज्यादा मोदी का बयान वो चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। तो खैर मोदी जी, पता नहीं, मोदी जी हो सकता है उनके दिमाग में अब पढ़ाओ और पटाओ में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब टेलीप्रॉम्प्टर पर भी देखने के बाद भी अगर गलती करते हैं नरेंद्र भाई, मैं समझता हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पर देखने के बाद भी पढ़ने में भी गलती कर जाते हो। अब पढ़ाओ की जगह पटाओ कर देते हो। इतना गड़बड़ मत किया करो, आज बालिका दिवस है कम से कम। और वैसे भी नरेंद्र भाई की एक खास बात है, झूठ हो जो भी हो बोल दिया, उसके बाद क्षमा नहीं मांगेंगे, उसके बाद उसकी सफाई नहीं देंगे। चलो यही सॉरी, गलती, माफ कीजिए, मुंह से निकल गया, कह सकते थे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, मतलब ट्विटर ये वो कहीं बोल दिया। अब सबसे बड़ी बात है ना कि नरेंद्र भाई जो बोल देते हैं कि अब नरेंद्र भाई ने तो गलती से पढ़ दिया होगा। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र भाई किसी को कहेंगे कि भाई बेटी पटाओ, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अब उनकी बात जो है भारतीय जनता पार्टी मान लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा ध्यान इसी पर है, बेटी पटाओ पर। अब बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टियों से, इन रणों से बेटी बचाओ। वैसे भी मतलब आरएसएस के जो है ना, वही लोग, मतलब गांव की भाषा में बोल रहा हूं, गांव की भाषा में जिनकी शादियां वादियां नहीं होती उनको रंडवे कहते हैं। तो वो रंडवे ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब इन रंडवों से बेटी बचाओ, और मोदी जी ने तो कह ही दिया। अब अगर उसको सीरियसली भारतीय जनता पार्टी ले लिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि आप समझो आपको क्या करना है। और पता चला है, एक और चीज पता चला है, महाराष्ट्र में नकली हिंदुत्व और सेकुलर सेना में भिड़ंत। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का कहना है भाई नकली हिंदुत्व, बात तो सही है, नकली हिंदुत्व। असली हिंदुत्व कभी भी कैराना में आग लगाने की बात नहीं करेगा। असली हिंदुत्व और असली हिंदू कभी भी
अपने शहीद सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। असली हिंदुत्व कभी भी किसी के को मार देने की कामना नहीं करेगा। इनके लोग तो सीधे मंच से कहते हैं गोली मारो, और आज मंत्री हैं वो, तो ये तो नहीं करेगा। असली हिंदुत्व कभी भी नफरत की बात नहीं करेगा। असली हिंदुत्व कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं करेगा, देश बांटने की बात नहीं। लोगों के बांटने का अर्थ ही होता है देश बांटना। असली हिंदुत्व कभी गरीबों के मरने की कामना नहीं करेगा। असली हिंदुत्व का अर्थ यह होता है कि देश जाति भेदभाव से अलग हट करके हम तो कहीं जाते रहते हैं। अगर असली हिंदुत्व है, हिंदू हैं, तो हम तो कहीं जाते रहते हैं, हमें पता नहीं कि किसकी अर्थी जा रही है, हम उसको कंधा देने लगते हैं, उसके साथ हो लेते हैं, 10 कदम साथ चलते हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन मृत्यु के बाद जा रहा है, हम उसको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। तो यह तो बिल्कुल सही बात है कि नकली हिंदुत्व के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जो देश को, जिनका विजन, जिनका मिशन यह है देश को तोड़ना। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कुछ गायिका, मैंने भी उसका गाना अपने उस पे शेयर किया, नेहा सिंह राठौर ने कुछ गाने गाए और उसमें एक शब्द को आप काट नहीं सकते। उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन घटनाओं का प्रयोग किया, जिनको विवेचक, रोचक को जिस रोचक का इस्तेमाल किया, उनमें से एक शब्द को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ गई, तो ये सच सुनना इनके बस में नहीं होता। ये सच सुनने के आदी नहीं है, सच सुन भी नहीं पाते। तो देश को, मेरे दोस्त, देश को इनसे बचाना है। आपको, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप अगर देशभक्त हैं, तो आप देश को इनसे बचाइए। अगर भारत को किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। और मैंने कहा, मेरे दोस्तों की, मैंने असली लड़ाई 5, और मेरा मुद्दा जो मैंने आज डाला था वो यही था कि 5 देश के लिए घातक कौन है, 5% या 20%, जो ये कहते हैं। ये 80 और 20 का नारा देते हैं, यानी हिंदू मुसलमान। और मैं इनसे कहता हूं 5 और 95, यानी गुजराती एंड अदर देन गुजराती। गुजराती में वैसे कुछ लोग हैं जो नरेंद्र भाई के भाई बंद हैं, वही लोग, यानी उनकी कैटेगरी के लोग, यानी कुछ लोग हैं, सारे गुजराती नहीं, कुछ लोग। आप भले ही सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करो, मैं सारे गुजरातियों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, नहीं करूंगा। लेकिन जितने चोर हैं, फ्रॉड हैं, वो सब गुजराती हैं, उनमें 90% गुजराती हैं। और इसके लिए मैंने बहुत सी चीजें मैंने सार्वजनिक करने के लिए कही। नरेंद्र भाई अगर सार्वजनिक करने की हिम्मत करते हैं तो वो सार्वजनिक करें ब्लैक मनी की लिस्ट, किसके पास है ब्लैक मनी, कहीं भी हो, चले सामने रख दो, समझ में आ जाएगा देश को। किसने भारत बैंकों को लूटा है, लूट करके भागा है, उसकी लिस्ट रख दो। एनपीए किसके ऊपर है, उसकी लिस्ट रख दो। 500 करोड़ के ऊपर कौन लोन ले रखा है, उसकी लिस्ट रख दो। भाई सार्वजनिक करो कुछ। अगर आप ये चाहते हो तो कहने का अर्थ यह है कि देश को खतरा किससे है। एक आतंकवादी घटना हो गई, एक आतंकवादी घटना में एक मुसलमान शामिल था, है, अगर मान लो 2, 5, 10, 20 आदमी मर गए, ये एक घटना है, किसी भी तरह से वो गलत है, उसको जैसे आप रोक सकते हो रोको। लेकिन आप एक
एक फाइनेंशियल चोर बैंकों को लूट करके भाग जाता है, अब उस बैंकों में जितने लोगों का पैसा जमा होता है, जितने लोगों के हकों को वो मार के भाग जाता है, उतने लोगों के घरों में मौतें होती हैं। किसान क्यों मरता है? किसान पैसे के लिए थोड़ा सा लोन लेता है, लोन वापस नहीं कर पाता, उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है, उसको घर और अपनी जमीन बेचने की नौबत आती है, वो इस जिल्लत को सहने की क्षमता नहीं रखता, वो जहर खा के मर जाता है। लेकिन कभी किसी मेहुल चौकसी ने, नीरव मोदी ने, किसी ने जहर खाया है, खा के आत्महत्या की है? नहीं ना। खतरा किससे है आप बताओ? एक मेहुल चौकसी के नाते लाखों भारतीय बेरोजगार हो जाते हैं, गरीबी और मुफलिसी झेलते हैं, दर दर भटकते हैं, अपने परिवार को स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकते, बगैर दवा के उसकी बीवी मर जाती है, उसके बच्चा मर जाता है, भूख से उसका परिवार मर जाता है। और यह होता है मेहुल चौकसी जैसे लोगों के कारण, नीरव मोदी जैसे लोगों के कारण। उनका आप नाम नहीं लेते, उनको सामने लाना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैं आज अपने सारे जो क्या कहते हैं मीडिया के लोग हैं, जो अपने आप को सेक्युलर मीडिया कहते हैं, मैं उनसे भी सवाल करता हूं, आप इस बात को क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं समझता। क्या आप ये डरते हो कहने से? सच तो है ना। अगर यह सच है कि भारत का धन 90% अगर कोई लुटेरा है, लुटेरों में से अगर 100 लुटेरे हैं तो उसमें 90 लुटेरे गुजराती हैं, इसे कहने में क्यों डरता है देश? और अगर इसे देश कहना शुरू कर दे तो मोदी जी 80-20 की बात भूल जाएंगे। इस देश को मुसलमान से खतरा है या उन लुटेरों से जो दुर्भाग्य से 90% गुजराती हैं? किससे खतरा है बताओ ना। एक गुजराती देश की रीढ़ की हड्डी तोड़कर निकल लेता है, लाखों करोड़ों का गमन कर लेता है, लाखों करोड़ ले जाकर भाग जाता है, लेकर भाग जाता है, लाखों करोड़ लेकर खा जाता है और उसको माफ कर दिया जाता है। कुछ हजार कुछ लाख के लिए एक किसान आत्महत्या कर लेता है और करोड़ों 100, 200, 500, लाखों करोड़ खा करके गुजराती ऐश करता है। मैं ये प्रोनाउंस क्यों कर रहा हूं, ये कह क्यों रहा हूं कि नरेंद्र भाई उनका नाम भी आप तो कहते हो, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते समय बड़े ताल ठोक के कहते हो कि सारे अपराधियों को ये कर दिया, वो कर दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये कौन वो कौन, पता नहीं कौन, और मुसलमानों का ही नाम लेकर आप कहना चाहते हो क्योंकि 80-20 आपको करना है। लेकिन उनसे क्या खतरा हुआ है देश को? आम आदमी को उनसे क्या खतरा हुआ है? अरे 2-4 को गोली मारी होगी, हो सकता है जेल में डाल दो, फांसी दे दो, जो कानूनन सजा बनती उसको दे दो। लेकिन उसको कौन सी सजा आपने दी जिसके कारण भारत के करोड़ों लोग तड़प कर भूख से मर गए, किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनको कौन सी सजा दे दी? उनका नाम भी लेकर के चुनाव में वोट मांगो। भाई आप कहते हो कि 20 वालों में से अपराधी हैं, तो 25 वालों में से भी गिनाओ ना कितने अपराधी हैं, उनका नाम भी लो। हिम्मत है उनके नाम को लेकर के चुनाव में वोट मांगो ना, सार्वजनिक करो ना, है हिम्मत। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, अगर उत्तर प्रदेश का कोई सांसद है, कोई विधायक है, पार्टी का नेता है, किसी में यह हिम्मत नहीं होती कि वो अपने नेता से पूछे कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर आप ये कह रहे हो तो फिर आप वोट लिस्ट भी दो। आप अगर XYZ किसी मुसलमान का नाम लेकर अपराधी साबित करना चाहते हो पूरी कम्युनिटी को, तो आप उस अपराध करने वालों की भी लिस्ट तो जारी कर दो। बैंकों को लूटा किसने? बैंकों को लूटना पहली बार बैंकों को भी भारत के सारे इंस्टीट्यूशन यानी भारत के सरकारी पैसों को
का गमन कैसे किया जाता है पहली बार भारत को एक गुजराती भाई ने सिखाया था, हर्षद मेहता ने। जवाब दो। और वो परंपरा चली आ रही है। भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात मैं कर रहा हूं, मैं चोरी डकैती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भारत में जितने भी हुए हैं उसमें 90% गुजरातियों ने किया है। कभी आपने उनका नाम लिया? आपको मेहुल का नाम लेना चाहिए, आपको चौकसी का नाम लेना चाहिए, आपको नीरव का नाम लेना चाहिए और यह बताना चाहिए देश को कि उस आदमी के नाते भारत कितना पीछे चला गया। आप कभी बताते हो? किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी का घर गिरा दिया, किसी ने किसी को छिनैती कर ली। भाई हम कह रहे हैं उसको जो सजा देना है दे दो, शरेआम फांसी दे दो, आई डोंट केयर। लेकिन उन चोरों के लिए जिनसे करोड़ों लोग इफेक्ट हुए हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनका नाम तक नहीं लेना चाहते आप। भारत के प्रधानमंत्री हो या गुजरात के मुख्यमंत्री, यह बात आपको बतानी होगी। आज नहीं तो कल लोग पूछेंगे, पूछना शुरू करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। और आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप लोगों का सवाल मैं एक और अनुरोध करता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जब मैं इसी लोकतंत्र टीवी के पर ही मैं डालता हूं पोस्टर, उस पोस्टर में जम के अपना सवाल डाला करिए। जैसे आज 60-70 सवाल थे, मैं खुश हो गया, तो जम करके अपने सवाल डाला करिए, वो मैं यहां ले लिया करूंगा। क्योंकि जब मैं बोलता रहता हूं उस समय मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। यहां आप जो सवाल लिखते हो तो पहले से लिख यहां भी डालो, लोग उसका जवाब देते रहेंगे, लोगों के पास आपकी बातें पहुंचेंगी। लेकिन जो यहां डालते हो वो पहले भी डालो। और एक और गुजारिश आपसे, इतने लोग जुड़े हुए हो, मैं काफी शुक्रगुजार हूं आपका, बड़ा उत्साहित हूं। मेरे दोस्त, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड का वीडियो हमने अपने टाइमलाइन पे डाला था, और वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे फिर से डाल दूंगा, इस पे भी डाल दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे 30 सेकेंड का अपने सवाल के साथ अपना लाइव वीडियो भेजो। दोस्तों, आपको पता होगा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ग्रीन लगा हुआ है, ग्रीन पर्दा लगा हुआ है जिस पर मैं लाइव कर रहा हूं। अब अगर जो भी वीडियो आपसे आएगा आपके सवाल का, तो इस पर्दे पर चलता रहेगा आपके वीडियो के साथ हमेशा। अपने सवाल, अपना वीडियो डालकर भेजिए। आपको भी, आप कुछ कह रहे हो, आप कोई सवाल कर रहे हो, तो लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, जानी चाहिए। मेरा मकसद बस इतना है। तो आप अपना वीडियो भेजोगे, उसको मैं क्रिम्प करके और चलाऊंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और उसे चलाऊंगा भी। इसीलिए मैंने पहले मेरा बैकग्राउंड जो था वो मेरे ऑफिस का नॉर्मल बैकग्राउंड था, अभी मैंने ये डाल दिया है, इसलिए कि हम कभी भी इसको चेंज कर सकते, पीछे का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों के सवालों को हम उस पर डालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसके लिए आप वीडियो भी भेज सकते हो। क्लिप्स भेजोगे, क्लिप ले लेंगे, वीडियो भेजोगे, वीडियो ले लेंगे। तो दोस्तों, आज भी जैसा कि हम हमेशा 1 घंटे से ज्यादा ही बोल जाते हैं, आज भी 1 घंटे 9 मिनट बोल चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने खुशी का इससे ज्यादा इजहार क्या करूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसे अधिक से अधिक लोगों को, और लगे कि मैं सच बोल रहा हूं ना, तो आप मिशन बना लो इसे लोगों तक पहुंचाने का। एक बात तो समझ लो, जो भी मेरी बातों को सुनेगा उसे इग्नोर नहीं करेगा, उसके ब्रेन में वो फिट हो जाएगा। जब भी सामना आएगा
भारतीय जनता पार्टियों का के कर्मों का सामना करना पड़ेगा, उसे हमारी बात याद आएगी। कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होगा, कहीं ना कहीं उसकी सोच बदलेगी। इस देश को 80-20 और 595 यह लड़ाई नहीं चाहिए। मैं तो 80-20 के जवाब में 595 की बात करता हूं। मैं नहीं चाहता यह बात करना, यह बात पूरे देश में होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये मजबूर करते हैं 80-20 की बात करके 595 के बारे में बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी बड़ी संख्या में जुड़े, बड़ी संख्या में आए। इसी तरह से आप आते रहिए, इसी तरह से जुड़ते रहिए, इसी तरह से इसे शेयर करते रहिए लोगों तक। जय हिंद, वंदे मातरम।